चलो बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका वेटेज एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन तो एवरी एग्जाम में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। क्या? ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले सेक्शन नंबर 13, सेक्शन 13 क्या बोलता है, इसको समझने से पहले जल्दी से मुझे ये बताओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट कितने थे? वेरी गुड, नेम क्लॉज, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, वेरी गुड, चौथा लायबिलिटी क्लॉज, वेरी गुड, पांचवा कैपिटल क्लॉज, छठा एसोसिएशन क्लॉज और सातवां ओनली फॉर ओपीसी। सक्सेशन क्लॉज बोल दो या नॉमिनी क्लॉज बोल दो, यही था। ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि इन सारे क्लॉज को ऑल्टर कैसे करना है। इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? इन सारे क्लॉज को ऑल्टर कैसे करना है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि ऑल्ट्रेशन कैसे करना है। मैं समझ गया था, सुनने वाला हूँ, इससे पहले भेज दिया। देखो इधर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेटा कंटेंट देख लो। सबसे पहला क्या है? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज और सक्सेशन क्लॉज ओनली फॉर ओपीसी। आज हम इन सारे क्लॉज को क्या करना सीखेंगे बेटा? ऑल्टर करना सीखेंगे, चेंज कैसे करते हैं। याद रखना, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी सेक्रेटरी के लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी को कभी ना कभी नीड पड़ती है कैपिटल चेंज करने की, नेम चेंज करने की, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने की। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना कैसे इसको चेंज करते हैं। सुनो, सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है? किसी भी क्लॉज को, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए नॉर्मली क्या लगता है? एसआर। ठीक है, और बताओ जहां पे भी एसआर लगेगा कौन सा फॉर्म होगा? जल्दी बताओ। MGT 14 किसको भेजनी है? कितने दिन में भेजनी है? 30 डेज। कौन सी सेक्शन की देन है ये? 117। वेरी गुड, आज पता चल रहा है, हाँ कुछ तो पढ़ के आए हो मेरे को। सेक्शन नंबर 117 क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा? जब भी किसी भी क्लॉज को ऑल्टर करना है, किसी भी क्लॉज को ऑल्टर करना है, क्या लगेगा बेटा? एसआर। लेकिन एक क्लॉज को छोड़ के, पांचवा क्लॉज किसका है? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए लगता है बेटा ओआर। कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए क्या लगता है? ओआर। और इसके रिगार्डिंग एक फॉर्म फाइल करोगे SH7। किसको फाइल करना है? आरओसी को। कितने दिन में? विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज। पहले यहां तक रट्टा मारो। अपन ने क्या बोला? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी भी क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए क्या लगता है? एसआर। लेकिन अगर कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना है तो क्या लगेगा? ओआर। और इसके रिगार्डिंग कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? SH7। किसको फाइल करेंगे? आरओसी को। विदिन 30 डेज। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? जल्दी बताओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कितने क्लॉज होते हैं? सर नॉर्मल कंपनी के 6 क्लॉज होते हैं, 1% कंपनी के 7 क्लॉज होते हैं। किसी भी क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए प्रोविजन क्या है? एसआर। ओनली कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए प्रोविजन क्या है बेटा? ओआर। और कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? SH7। कोई दिक्कत? अब हम एक एक क्लॉज को ऑल्टर करना सीखेंगे। एक एक क्लॉज को क्या करना सीखेंगे बेटा? ऑल्टर करना सीखेंगे, कैसे क्लॉज ऑल्टर किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लॉज क्या है? नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज को कैसे ऑल्टर करते हैं सुनो, और जैसे बता रहा हूं बस वैसे ही याद रखना। नेम क्लॉज, नेम क्लॉज में बेटा 2 बातें हैं। नेम क्लॉज में 2 बातें हैं, या तो नेम क्लॉज का ऑल्ट्रेशन होगा, या तो नेम क्लॉज का ऑल्ट्रेशन होगा, या तो नेम क्लॉज का रेक्टिफिकेशन होगा। नेम क्लॉज का क्या होगा बेटा? ऑल्ट्रेशन होगा, या तो नेम क्लॉज का रेक्टिफिकेशन होगा। जल्दी से बताओ, नेम क्लॉज का ऑल्ट्रेशन क्यों होता है? इसके 2 कारण है बेटा। पहला कारण, कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है। कंपनी क्या चेंज कर रही है बेटा? ऑब्जेक्ट। जब कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करती है तो मैंने क्या बताया था? कंपनी के नाम में उसका ऑब्जेक्ट झलकना चाहिए।
तो जब कंपनी ने ऑब्जेक्ट चेंज किया तो उसको क्या चेंज करना पड़ेगा, नेम क्लॉज को भी ऑल्टर करना पड़ेगा। और दूसरा कारण है जब कंपनी का कन्वर्जन होता है, जब कंपनी का क्या होता है बेटा, कन्वर्जन होता है, जैसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक में, पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो बेटा नेम क्लॉज ऑल्टर होता है। याद रहेगा। तो मैंने दो रीजन बताया, आपसे एग्जाम में रीजन पूछा जाएगा कि नेम क्लॉज क्यों ऑल्टर होता है, इंटरव्यू में रीजन पूछा जाएगा नेम क्लॉज क्यों ऑल्टर होता है, तो जनरल दो रीजन बताना, ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो नेम क्लॉज ऑल्टर होता है, और कन्वर्जन होता है तो नेम क्लॉज ऑल्टर होता है। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। मेरे नोट्स में बेटा रीजन नहीं लिखा होगा, लिख लेना, दो रीजंस याद रहेंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर होगा तो, और कन्वर्जन होगा तो, इन दो केसेस में नेम क्लॉज क्या होगा बेटा, ऑल्टर होगा। करेक्ट है। अब नेम क्लॉज ऑल्टर करने के लिए मुझे बताओ जनरल प्रोविजन क्या था, स्पेशल रेजोल्यूशन, बताया था ना, किसी भी क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए क्या लगता है, एसआर। लेकिन अब एक बात समझना बेटा, अगर तू नेम क्लॉज को ऑल्टर कर रहा है, क्यों, क्योंकि तेरी प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है पब्लिक में, या पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट में, ठीक है, समझना। अगर मान लो कोई कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये कन्वर्ट हो रही है पब्लिक में, तो दो पॉसिबिलिटी है बेटा, इस कंपनी का नाम ऐसे रखा जा सकता है ABC लिमिटेड, ठीक है, और ऐसे रखा जा सकता है BCD लिमिटेड। मुझे बताओ दोनों नाम में डिफरेंस क्या है, दोनों नाम में डिफरेंट क्या है। ABC प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, पब्लिक में, और हमने उसका नाम डिसाइड किया, या तो हम रखने वाले हैं ABC लिमिटेड या तो रखने वाले हैं BCD लिमिटेड। दोनों नाम में डिफरेंस क्या है सर, इस नाम में आपने सिर्फ प्राइवेट वर्ड को हटा दिया है, ठीक है, और इस नाम में आपने पूरा का पूरा नाम चेंज किया। यहां पे सिर्फ प्राइवेट वर्ड हटाया गया, यहां पे पूरा का पूरा नाम चेंज हुआ है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, अगर सिर्फ प्राइवेट वर्ड को ऐड और डिलीट कर रहे हो, ऐड कब करोगे, जब पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट होगी, और डिलीट कब करोगे, जब प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट होगी। तो इसके लिए लगेगा ओनली एसआर, क्या लगेगा, ओनली एसआर। और एसआर फाइल होगा तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, MGT 14। किसको फाइल करेंगे बेटा, ROC को। किसको फाइल करेंगे, ROC को। कोई दिक्कत, चलो ध्यान सुनना। अब यहां पे देखो पूरी के पूरा नाम चेंज हो रहा है, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, एसआर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में सीजी की अप्रूवल लगेगी। एसआर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में सीजी का अप्रूवल लगेगा। करेक्ट है। सीजी का अप्रूवल लेना है आपको INC 24 फॉर्म में, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो गया तो INC 25 फॉर्म में वो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, पक्का। INC 24 में अप्लाई करोगे और 25 में आपको वो ग्रांट कर देगा। समझा मैंने क्या बोला, तो हमने क्या बोला, कंपनी का अगर नेम क्लॉज ऑल्टर करना है तो दो बातें होती है, या तो पूरा का पूरा नाम चेंज होगा, या ओनली प्राइवेट वर्ड ऐड और डिलीट होगा। अगर प्राइवेट वर्ड ऐड और डिलीट हो रहा है तो सिर्फ क्या लगेगा, एसआर, और पूरा का पूरा नाम चेंज हो रहा है तो क्या लगेगा बेटा, एसआर प्लस सीजी की अप्रूवल। ठीक है, अब ध्यान से बहुत बारीकी समझना, क्या कर रहे हो नालायक ये, सुनो। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि भैया तुझे नाम चेंज करना है ना, नाम ऑल्टर करना है ना, तो आपको सबसे पहले रन मेथड के थ्रू क्या करना पड़ेगा, नेम अप्रूव करवाना पड़ेगा। याद आ रहा कुछ, रन का फुल फॉर्म बताओ, भागना, वेरी गुड, सीधा यहां से भागो घर तक। वेरी गुड, रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम। रन का फुल फॉर्म क्या है बेटा, रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम। तो अपन को रन मेथड के थ्रू अप्लाई करना है। अब आपका रन मेथड के थ्रू नेम रिजर्व होके आ जाएगा। याद रखना, वो नेम रिजर्व होता है ओनली फॉर 60 डेज। कितने दिनों के लिए, 60 डेज। अच्छा, जब पहली बार कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो नहीं, तो कितने दिन के लिए नेम रिजर्व रहता है, वेरी गुड। पहली बार कंपनी इनकॉर्पोरेट करते तो कितने दिन, 90 या तो 120 डेज, जितना है। CMA क्या चल रहा है ये, उम्मीद छोड़ दूं। ओ भाइयों 20 डेज। जब रन मेथड के थ्रू हम नेम रिजर्व करवाते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन तो 20 डेज, और ऑल्ट्रेशन होगा तो 60 डेज। याद रहेगा, पहली बार कंपनी का नाम ले रहे तो 20 डेज, और नाम को अल्टर कर रहे तो 60 डेज के लिए नाम क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। याद करो, मैंने लिखवाया था ये।
तो कितने दिन के लिए रिजर्व रहेगा बेटा? 60 डेज के लिए। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अपन ने क्या बोला, नाम को ऑल्टर करने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा। कैसे रिजर्व करवाएंगे? रन मेथड के थ्रू हम रिजर्व करवाएंगे। याद ये रखना कि जब भी नाम तुम रिजर्व करोगे वो नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको याद रखना है कि नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो एम्बेल्म्स एंड नेम्स एक्ट में मना कर रखा है। तीसरा याद रखना है कि अगर नाम में कुछ स्पेशल वर्ड डालना है तो विल हैव टू टेक परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारी बातें हमने डिस्कशन की थी जब हमने नेम का अप्रूवल किया था। क्लियर है? नाम के ऑल्टरेशन टाइम में भी वो बातें ध्यान रखनी है। नाम कितने दिन के लिए रिजर्व रहेगा? 60 डेज। अब ध्यान से सुनो आगे होगा क्या। यहां पे मैंने क्या बोला कि INC 24 में आपको अप्लाई करना है। INC 24 में किसको अप्लाई करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पता है यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? RD। क्या मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का? RD। फुल फॉर्म बताओ। RD का फुल फॉर्म क्या बोला? रीजनल डायरेक्टर। RD का फुल फॉर्म क्या है बेटा? रीजनल डायरेक्टर। सुनना, अब रीजनल डायरेक्टर को कब अप्लाई करना है? सुनो, सबसे पहले क्या होगा, पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। नाम ऑल्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में डिसाइड करेंगे कि क्या नाम रखना है। रेजोल्यूशन पास हो गया कि हमें यह नाम रखना है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। ठीक है, जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें नेम को अप्रूव करवा लिया जाएगा। उसके बाद रन मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे? नेम रिजर्वेशन के लिए भेज देंगे। किसको? ROC को। ROC क्या बोलेगा? भैया एक बार बता, तूने क्या SR पास किया? तो मुझे SR की कॉपी देनी पड़ेगी। कौन सा फॉर्म? MGT 14। क्लियर है? अब एक बात सुनना सर, अब क्या होगा जब मेरा नेम रिजर्व होके आ जाएगा? अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है। कितने दिन में? ध्यान सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करने के 2 डेट्स हैं। पहला, जिस दिन नेम रिजर्व होके आया वहां से 60 डेज। जिस दिन नेम रिजर्व होके आया वहां से 60 डेज, और जिस दिन तूने SR पास किया वहां से 30 डेज। जिस दिन तूने SR पास किया वहां से 30 डेज। जिस दिन नेम रिजर्व होके आया वहां से 60 डेज, और जिस दिन SR पास किया वहां से 30 डेज। इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, आपको INC 24 फाइल करना है। क्या फाइल करना है? INC 24। जब तुम INC 24 फाइल करोगे और RD तुम्हारे INC 24 की सारी कंप्लाइंस से खुश हो जाएगा तो वो INC 25 ग्रांट कर देगा। क्या ग्रांट कर देगा बेटा? INC 25 ग्रांट कर देगा। आ रही है बातें समझ में? ध्यान से सुनो, लॉ मेकर क्या बोलता है कि सर नेम उसी दिन ऑल्टर मान लिया जाएगा जिस दिन SR पास हुआ, लेकिन नए नाम से बिजनेस कंपनी तब तक नहीं कर पाएगी जब तक INC 25 ना मिले। आ रही है बातें समझ में? नेम उसी दिन ऑल्टर मान लिया जाएगा जिस दिन SR पास हुआ, लेकिन नए नाम से बिजनेस तभी कर पाएगा जब क्या फाइल होगा बेटा? INC 25। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो दोबारा, हमने क्या बोला? पहले क्या बुलाओगे? उसके बाद क्या करवा लोगे? नाम को अप्रूव, फिर जनरल मीटिंग, SR पास करोगे, रन मेथड के थ्रू अप्लाई करोगे, साथ में MGT 14 फाइल करोगे, और फिर क्या करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करोगे। कौन से फॉर्म में? INC 24 में। और कितने दिन में अप्लाई करना है? रन मेथड से जिस दिन नाम अप्रूव होके आया वहां से 60 डेज, और जिस दिन SR पास हुआ वहां से 30 डेज, विच एवर इज अर्लियर। जब तुम रन मेथड के INC 24 भेजोगे, तुम्हारी सारी INC 24 की कंप्लायंस होगी। अब वो क्या ग्रांट कर देगा? INC 25। कौन ग्रांट करेगा INC 25? ROC। जैसे ही आपका INC 25 ग्रांट हो जाएगा, समझ जाना अब तुम नए नाम से बिजनेस कर पाओगे। इसका इफेक्ट क्या होगा? नेम तो उसी दिन चेंज माना जाएगा जिस दिन क्या हुआ? SR पास हुआ, लेकिन नए नाम से बिजनेस कब कर पाओगे? जब आपको INC 25 ग्रांट होगा। ठीक है, अभी तक जो मैंने प्रोविजन बताया, दिस इज फॉर ऑल कंपनी वेदर इट इज अ पब्लिक और प्राइवेट। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ स्पेशल कंप्लाइंस है बेटा, उसको सुनना। लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ स्पेशल कंप्लाइंस है। पहला, 2 नाम चेंज के बीच का गैप, 2 नाम चेंज के बीच का गैप कम से कम 1 साल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, तुमने जो नाम चेंज किया, जो तुम्हारा नया नाम है और पुराना नाम है, 1 साल तक अपने वेबसाइट पे दोनों नाम दिखाओगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन, पुराने नाम से जितना इन्वेस्टमेंट था तुम्हारे एसेट में, उसका कम से कम 50% इन्वेस्टमेंट न्यू नेम में होना चाहिए। और चौथी कंडीशन,
पुराने नाम से तुम जितना रेवेन्यू जनरेट करते थे उसका 50% रेवेन्यू नए नाम से जनरेट होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ही लिस्टेड कंपनी का नाम ऑल्टर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, पहला कंडीशन मैंने क्या बोला, 2 नाम चेंज के बीच का गैप कम से कम 1 साल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बोला, जब भी आप नाम चेंज करोगे तो नया नाम और पुराना नाम दोनों 1 साल तक कम से कम आपको कंपनी की वेबसाइट पे दिखाना है। तीसरा कंडीशन मैंने क्या बोला कि सर जब नाम चेंज करोगे तो पुराने नेम पे जितना इन्वेस्टमेंट था उसका 50% कम से कम इन्वेस्टमेंट नए नाम पे होना चाहिए। और चौथी कंडीशन मैंने क्या बोला, पुराने नाम से तुम जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे उसका 50% रेवेन्यू नए नाम से जनरेट करोगे। अगर ये सारी बातें सेटिस्फाइड हो जाती है तो ही लिस्टेड कंपनी का नाम ऑल्टर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये जो 4 कंप्लाइंस मैंने बोला ये ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी के लिए और अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये वाला कंप्लाइंस नहीं है। जो अभी तक हमने पढ़ा वो कंप्लाइंस प्राइवेट कंपनी के ऊपर और अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर लगेगा। अब बोलोगे अमित सर ऐसा भेदभाव क्यों, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए अलग? क्योंकि बेटा सिंपल सा बात है, लिस्टेड कंपनी में लोगों का स्टेक ज्यादा होता है। लिस्टेड कंपनी में लोगों का स्टेक ज्यादा होता है और लोग लिक्विडिटी पे मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसलिए लॉ मेकर ने क्या बोला, बेटा उनके साथ ट्रांसपेरेंसी तुम्हें ज्यादा रखनी पड़ेगी, इसलिए उनका ज्यादा कंप्लायंस दिया है। आ रही है बातें समझ में? पक्का। तो ये प्रोविजन है बेटा नेम क्लॉज को ऑल्टर करने का, ठीक है। अब बात करते हैं नेम को रेक्टिफिकेशन करने के लिए। पहले आपसे एक सवाल, नेम का रेक्टिफिकेशन कब होगा? जैसे हमने यहां पे पढ़ा था ना, नेम का ऑल्टरेशन क्यों होता है, ऐसे ही नेम का रेक्टिफिकेशन कब होगा? सिंपल सा आंसर बेटा, नेम का रेक्टिफिकेशन तब होता है जब कंपनी का जो नाम रजिस्टर हुआ है वो किसी दूसरी कंपनी के नाम के साथ मैच कर गया, या नेम जो रजिस्टर हुआ है वो किसी दूसरे के ट्रेडमार्क के नाम से मैच कर गया, या जो नेम रजिस्टर्ड हुआ है वो एम्बेल्म्स एंड नेम्स एक्ट का नेम है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, नेम का बेटा रेक्टिफिकेशन होता है। अब अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, क्या रेक्टिफिकेशन करने के लिए रन मेथड का इस्तेमाल करेंगे? क्या रेक्टिफिकेशन करने के लिए रन मेथड का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। यस क्यों? क्योंकि सर फिर उससे आइडेंटिफाई होता है कि कौन सी कंपनी का नेम समझ और बाहर है। ध्यान से बेटा, नेम रेक्टिफाई करने के लिए रन मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? रन मेथड तब जाता है जब नेम नया अप्रूव करवाना हो, ठीक है। यहां पे सिर्फ तुम्हें क्या करना, नेम बेटा रेक्टिफाई करवाना है। अब सुनो, रेक्टिफाई के 2 प्रोविजन है। अगर आरओसी को लगता है कि तुम्हारा नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम के साथ मैच कर रहा है तो आरओसी तुम्हें एक लेटर भेजेगा कि भैया तुम अपने नेम को क्या करो, रेक्टिफाई करो, क्योंकि तुम्हारा नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम के साथ मैच कर रहा है। करेक्ट है? तो जिस दिन आरओसी ने तुझे चिट्ठी भेजा उसके 3 महीने के अंदर अंदर में तुम्हारा नेम रेक्टिफाई हो जाना चाहिए। आ रही है बातें समझ में? दूसरी कंडीशन ध्यान सुनो, अगर मान लो कोई ट्रेडमार्क ओनर है, जैसे एग्जांपल लेते हैं फिलिप्स, फिलिप्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अब फिलिप्स वालों के नाम का इस्तेमाल करके अभिषेक ने अपना एक कंपनी खोला, ठीक है। ये बात फिलिप्स वालों को पता चली, फिलिप्स वालों ने आरओसी को कंप्लेन किया कि सर अभिषेक को समझाओ वो अपना नाम ऑल्टर करे। क्यों? क्योंकि वो मेरे गुडविल का फायदा ले रहा है, ठीक है। अब ध्यान से, वो जो ट्रेडमार्क ओनर है उसको कब तक कंप्लेन करना है? तो बोला जिस दिन कंपनी बनी उसके 3 साल के अंदर में, जिस दिन कंपनी बनी उसके 3 इयर्स के अंदर में उसको कंप्लेन करना है आरओसी को। अब आरओसी के पास जब कंप्लेन जाएगा तो आरओसी ऑर्डर देगा कंपनी को कि भैया 6 महीने के अंदर अंदर में नाम चेंज कर लो, 6 मंथ के अंदर अंदर में क्या कर लो बेटा, नाम चेंज कर लो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चेंज मतलब क्या, रेक्टिफाई करना होगा, उसमें कुछ एक सफिक्स ऐड कर दो या प्रीफिक्स ऐड कर दो जिससे वो नेम अलग लगे। 3 months में करना। ओ नॉर्मल कंपनी के लिए 3 मंथ्स, ट्रेडमार्क वालों के लिए 6 महीने। 2 अलग अलग बातें मैंने बताई। आरओसी बोल रहा है तो 3 महीने में, और ट्रेडमार्क ओनर कंप्लेन कर रहा है तो आरओसी जब बोलेगा तो 6 महीने में। 2 अलग अलग बातें मैंने बताई। आ रही है बातें समझ में? सोच के आंसर बताना। क्या एमजीटी 14 जाएगा? एमजीटी 14 जाएगा? नालायक, एसआर पास किया जो एमजीटी 14 जाएगा? एमजीटी 14 बेटा यहां पे नहीं जाएगा, याद रहेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो किसी कंपनी ने अपना ऑब्जेक्ट चेंज किया है और उसका ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है नेम में, तो लॉ मेकर ने बोला 6 महीने का टाइम दे रहा हूं, अपना नेम चेंज करो।
6 महीने के अंदर में तुम्हारा नेम क्या हो जाना चाहिए बेटा, चेंज हो जाना चाहिए। क्या बोला मैंने, अगर किसी कंपनी ने क्या चेंज किया, अपना ऑब्जेक्ट, और उसके ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है किसमें, उसके नेम में, तो 6 महीने के अंदर अंदर में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करवाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, पक्का। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ने बेटा, ये पेज नंबर 86 से शुरू होता है, 86 पे लिखा हुआ है, और ये एंड होते 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 कहाँ तक जाता है, 89 पेज के पॉइंट नंबर 2 से पहले पहले, सेक्शन 12 से पहले पहले। आ रही है बातें समझ में, पक्का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी के साथ बेटा हमारा पहला क्लॉज खत्म हो गया कि कंपनी का नेम रेक्टिफाई कैसे होगा और कंपनी का नेम ऑल्टर कैसे किया जाएगा। समझ में आ गया पूरी बात है? चलो जल्दी से बताओ, INC 24 कितने दिन में फाइल करते हैं? 24 60 days from the date of approval of run method or 30 days of passing the SR whichever is earlier। ठीक है, और INC 25 ग्रांट होगा, समझा? नया बिजनेस कब से शुरू करोगे, नए नाम का इस्तेमाल कब से करोगे, जब 25 ग्रांट होगा। नेम कब ऑल्टर मान लिया जाएगा, जब जब SR पास होगा तो नेम ऑल्टर मान लिया जाएगा। ठीक है, बताओ ट्रेडमार्क ओनर के कहने पे कितने दिन में नाम रेक्टिफाई करना है, और नॉर्मल केसेस में जब ROC ने बोला तो 3 महीने। याद हो गया? अगर नाम तुम्हारा ऑब्जेक्ट में नहीं दिख रहा तो क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर में नेम चेंज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? याद हो गया नेम क्लॉज, पक्का? रोशनी बेटा बताना, INC 24 कब फाइल करते हैं? कब फाइल करता है INC 24? तीनों देख रहा हूं, मस्ती कर रहे हो तो नहीं है तो बाद में डिस्कस करते हैं ना उस बात पे। सुधर जाओ नलायको। चलिए, तो अपन ने बेटा INC नेम क्लॉज ऑल्टर करना सीख लिया। अब बताओ सेकंड क्लॉज क्या था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का ऑल्टरेशन। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बेटा 4 अलग अलग बातें हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में 4 अलग अलग बातें हैं, सुनना। सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑफिस का एक नॉर्मल कंप्लायंस सुनो। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को आप चेंज कर रहे हो, कोई बच्चा मुझे ये बताए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कौन सी डिटेल दे रखी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कौन सी डिटेल दे रखी होती है? ओनली द स्टेट, ओनली द स्टेट, जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस स्टेट का नाम। क्या बताया था मैंने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ाया था कि सेकेंड क्लॉज में सिर्फ ये लिखा होता है द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जो भी है, सिर्फ स्टेट का क्या लिखा होगा बेटा, नाम। करेक्ट है? अब ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में सिर्फ स्टेट का इंफॉर्मेशन होता है। अब हमें रजिस्टर्ड ऑफिस को क्या करना है बेटा, चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, सुनो। रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने के 4 अलग अलग सिचुएशंस है। क्या है बेटा, 4 अलग अलग सिचुएशंस है। हम पहले सिचुएशन की बात करें, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। स्टेट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ना तो हमारा सिटी चेंज हो रहा है, ना तो टाउन चेंज हो रहा है, ना तो विलेज चेंज हो रहा है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बेटा, प्लेस ऑफ एड्रेस। प्लेस ऑफ एड्रेस, ठीक है? कोई बच्चा बस इस 3 चीज को देखो और मुझे महाराष्ट्र स्टेट का एग्जांपल देके बताओ क्या हो सकता है। मैं बोल रहा हूं स्टेट चेंज नहीं हो रहा, सिटी चेंज नहीं हो रहा, ओनली प्लेस ऑफ एड्रेस चेंज हो रहा है। महाराष्ट्र स्टेट का एग्जांपल देके बताओ। हाँ, स्टेट में अभी सिटी भी बॉम्बे ले लो, फिर लाइक बॉम्बे में चाहिए तो एक जगह गोरेगांव ले लो और एक बोरीवली ले लो।
ध्यान से बेटा, महाराष्ट्र, ठीक है। अब मुझे बताओ महाराष्ट्र में बहुत सारी सिटी है, बात करते हैं मुंबई, बात करते हैं किड्स का बेटा मुंबई। अब मुंबई मुझे बताओ मैं अंधेरी से बोरीवली जाऊं तो क्या सिटी चेंज हो रहा है? कांदीवली से गोरेगांव जाओ, सिटी चेंज हो रहा है? नहीं ना। कांदीवली से अगर मैं गोरेगांव जाऊं तो सिटी चेंज हो रहा है? नहीं। तो देखो ना तो स्टेट चेंज हो रहा है ना तो सिटी चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? अंधेरी से बोरीवली एड्रेस। सोच के बताना, ध्यान से सोच के बताना। मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है, सिटी है मुंबई, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ध्यान सुनो, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस सुनना, 619 पर्ल प्लाजा। मैं यहां से चेंज करके 618 पर्ल प्लाजा में जा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? 619 पर्ल प्लाजा, और चलो प्लेस का भी नाम बोल देता हूं, अंधेरी, ठीक है, 618 पर्ल प्लाजा अंधेरी। क्या ये इस सिचुएशन में फॉल कर रहा है? हाँ। स्टेट चेंज हो रहा क्या? नहीं। प्लेस चेंज, सिटी चेंज हो रहा क्या? नहीं। एड्रेस चेंज हो रहा? यस। समझा? आज मुझे बताओ, ऐसा करने से शेयर होल्डर को कोई दुख दर्द है? फॉर एग्जाम्पल विजडम क्लासेस ने बोला आपको कि भैया कल से लेक्चर जो है ना 619 की जगह 618 में होगा, क्या उनके ऊपर केस फाइल कर दोगे? कि ऐसा क्यों? हमने एडमिशन तो 619 में लिया था। ऐसा तो नहीं होगा। मुझे बताओ शेयर होल्डर का कोई राइट इफेक्ट हो रहा? नहीं ना। शेयर होल्डर का कोई भी राइट बेटा यहां पे इफेक्ट नहीं हो रहा। तो मुझे बताओ शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत है? नहीं। सिर्फ किससे पूछूं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में क्या कर लेगा? डिसाइड कर लेगा। लेकिन एक बात बताओ, ओ भाई ओ शांत, लेकिन एक बात बताओ, अगर हमने प्लेस ऑफ एड्रेस चेंज किया है तो इस बात की जानकारी तो आरओसी को देनी पड़ेगी ना। बताओ कंपनी के एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए आरओसी को कौन सा फॉर्म नंबर इस्तेमाल करते हैं? MGT 20। वेरी गुड। अरे मैं आगे बोल रही थी लेकिन रुक गई। फॉर्म 22 ये कब रिलीज हुआ? हाँ INC आगे आगे। INC के बाद फॉर्म नहीं है, सीधा है INC 20। पूरा बोलो ना, लाइक तो फॉर्म 22 क्यों बोल रहे हो? INC 22 करेक्ट है बेटा, INC 22 करेक्ट है। ध्यान सुनो, जब भी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की जानकारी देनी होती है तो हमेशा याद रखना INC 22 जाएगा। कितने दिनों में? 30 डेज। कहां से 30 डेज? जिस दिन तुमने चेंज किया, जिस दिन तुमने चेंज किया। तो एक बात मुझे बताओ, अब देखो इधर भैया सम अप कर रहा हूं, देखो स्टेट चेंज हो रहा? नहीं। सिटी चेंज हो रहा? नहीं। प्लेस ऑफ एड्रेस चेंज हो रहा? यस। तो किसकी परमिशन लगेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लगेगी। कैसे? सिंपल बाय मेजॉरिटी। ले लिया परमिशन, इसके बाद इस बात की जानकारी किसको दे दोगे? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? INC 22। INC 22 कितने दिनों में? 30 डेज। ध्यान से याद रखना, रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ जब भी छेड़खानी होगी कौन सी फॉर्म भेजेंगे हम? INC 22। चलो सारे बच्चे अपना दिमाग लगाओ, क्या मेमोरेंडम पे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सर स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर नहीं होगा। कोई दिक्कत? पक्का? श्री समझ में आ रहा? चलो पहला क्लॉज समझ में आ गया। जल्दी बताओ पहले क्लॉज में क्या था? स्टेट चेंज हो रहा था? सिटी चेंज हो रहा था? क्या चेंज हो रहा था? बताओ रिक्वायरमेंट क्या है? क्या बुलाएंगे? बोर्ड मीटिंग। क्या पास करेंगे? बोर्ड रिजोल्यूशन। कैसे? सिंपल बाय मेजॉरिटी। एड्रेस चेंज बात किसको बता देंगे? कौन से फॉर्म में? करेक्ट। मेमोरेंडम चेंज होगा? क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रहा। चलो अब सेकंड सिचुएशन, इधर 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 बातें नहीं। सेकंड सिचुएशन, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, सिटी, टाउन और विलेज चेंज हो रहा है। सिटी, टाउन और विलेज चेंज हो रहा है, और ऐसा करने से आरओसी का जुडिक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, आरओसी सेम रहेगा। आरओसी का बेटा जुडिक्शन चेंज नहीं हो रहा, आरओसी सेम रहेगा। जल्दी बताओ कौन सा जगह आएगा? महाराष्ट्र को लेके ही बताना। स्टेट चेंज नहीं हो रहा, सिटी, टाउन और विलेज चेंज हो रहा है,
लेकिन ऐसा करने की वजह से आरओसी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, सेम आरओसी रहेगा, दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र का एग्जांपल दो, देखो महाराष्ट्र मुंबई टू पुणे। मैं बताओ सर किधर फोड़ूं अपना? ओ भैया याद करो क्या बताया था, पूरी इंडिया में 2 स्टेट ऐसे जहां पे एक ही स्टेट में 2 आरओसी है। पहला महाराष्ट्र मुंबई एंड पुणे, दूसरा तमिलनाडु चेन्नई एंड कोयम्बतूर। तो अगर मैं महाराष्ट्र से पुणे जा रहा हूं तो आरओसी चेंज होगा, लेकिन महाराष्ट्र से नागपुर जा रहा हूं तो आरओसी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा? मुंबई से, सॉरी महाराष्ट्र से बोल रहा हूं, मुंबई से नागपुर जा रहा हूं तो आरओसी चेंज नहीं होगा। मुंबई और नागपुर का आरओसी सेम है, लेकिन मुंबई और पुणे का आरओसी अलग अलग है। समझ में आ गया? तो यहां पे सिचुएशन कौन सा आएगा बेटा? मुंबई से नागपुर। मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, सिटी टाउन विलेज चेंज हो रहा है। मुझे बताओ मुंबई और नागपुर दोनों अलग अलग सिटी है या नहीं है ना? लेकिन क्या उसकी वजह से आरओसी चेंज हो रहा? नहीं हो रहा। ठीक है, देख यहां पे सिर्फ यही वाला सिचुएशन आएगा भैया। ठीक है, ध्यान से। तो सेकंड क्लॉज में देखो कैसे ऑल्टर होगा। सबसे पहले क्या पास करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन एक बात बता भाई, एसआर से पहले बीआर होगा या नहीं होगा? पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, जगह डिसाइड किया जाएगा, तो बोर्ड रेजोल्यूशन होगा। उसी बोर्ड मीटिंग में कंपनी सेक्रेटरी को बोला जाएगा भैया नोटिस भेज शेयर होल्डर को और उनकी मीटिंग बुला। अब मीटिंग आएगा, एसआर पास होगा और एमजीटी 14 फाइल करेंगे। किसको? आरओसी को। करेक्ट है? अच्छा बताओ, और भी किसी का कुछ राइट इफेक्ट हो रहा? बताओ शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट हो रहा क्या? शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट हो रहा या नहीं? जल्दी बताओ भाई, शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट हो रहा? नहीं। अब दोनों का वो छूटा हुआ था ना मेमोरेंडम। शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट हो रहा? नहीं सर, स्टेट थोड़ी चेंज हो रहा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का याद रहेगा? तो बेटा यहां पे सिर्फ एक ही कंप्लायंस है, क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। और एसआर की कॉपी किसको भेजनी पड़ेगी? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? एमजीटी 14। अच्छा बताओ आईएनसी 22 भेजू? आईएनसी 22 भेजू? हाँ सर, एड्रेस चेंज हो रहा है तो भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि आईएनसी 22 में क्या लिखा होता है? फुल एड्रेस ऑफ कंपनी। याद हो गया? पक्का? चलो जल्दी से सोच के बताओ, क्या मेमोरेंडम पे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों सर? अगेन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पे मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं होगा। कोई दिक्कत? 2 बातें समझ में आ गई? पक्का? चलो अब तीसरा, वो मुझे पता है, बता दोगे ना? स्टेट चेंज नहीं हो रहा, सिटी टाउन और विलेज चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आरओसी का जुडिक्शन भी चेंज हो रहा। ओनली 2 स्टेट, कौन कौन से? महाराष्ट्र में मुंबई टू पुणे और तमिलनाडु में चेन्नई से कोयम्बतूर। यानी पुणे से मुंबई, मुंबई से पुणे, कोयम्बतूर से चेन्नई, चेन्नई से कोयम्बतूर। बस यही 2 स्टेट है जहां पे ये तीसरा वाला क्लॉज लगेगा बेटा, इसके अलावा और कोई स्टेट नहीं है। समझ में आ रहा? चलो अब बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवा लेंगे, उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाएंगे, एसआर पास कर लेंगे। बताओ और किसी को कोई दुख दर्द है क्या? क्या और किसी से पूछने की जरूरत है? आरओसी। ध्यान से, मुंबई वाली आरओसी को क्या बोलना पड़ेगा? आई एम गोइंग। और पुणे वाले आरओसी को क्या बोलना पड़ेगा? आई एम कमिंग। अब एक बात मुझे बताओ, हर एक आरओसी जो होती है किसी न किसी आरडी के अंदर में आता है ना? तो अब आरडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना कि सर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां से कहां जा रहा है? मुंबई से पुणे। तभी तो आरडी को पता चलेगा कि हाँ इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस क्या हुई है बेटा? चेंज हुई है। लेकिन मुंबई से नागपुर जा रहे थे तो बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी आरडी को हमें बताना पड़ेगा। आरडी को कैसे बताना है? आईएनसी 23 फॉर्म में। कैसे बताना है बेटा? आईएनसी 23 फॉर्म में। आप लोग के नोट्स में पेज नंबर 91 देखो,
पूरा पेज बेटा उसी के बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है चेंज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी विद इन द सेम स्टेट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ जुडिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। याद रहेगा, सिर्फ 2 स्टेट में पॉसिबल है, मुंबई टू पुणे और पुणे टू मुंबई, और तमिलनाडु में चेन्नई से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से चेन्नई। चलो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, दिस चेंज ऑल्सो डज नॉट इन्वॉल्व ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। अगेन ऑल्ट्रेशन नहीं होगा बेटा एमओए में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, एन एप्लीकेशन सीकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर। आरडी से क्या लेना पड़ेगा बेटा, परमिशन लेना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में अप्लाई करोगे, INC 23 में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, द कंपनी शेल नॉट लेस देन 1 month बिफोर द फाइलिंग द एप्लीकेशन टू द आरडी। ध्यान सुनो, आरडी को एप्लीकेशन फाइल करने से 1 महीना पहले तुम पब्लिक नोटिस निकालोगे। आरडी को एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाती है, 23 में, INC 23। वो फाइल करने से पहले क्या 1 महीना पहले क्या निकालोगे भैया, पब्लिक नोटिस निकालोगे। कौन से न्यूज़पेपर में, इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, ठीक है। और जितने भी तुम्हारे क्रेडिटर हैं, डिबेंचर होल्डर हैं, डेटर हैं, उन सबसे क्या लेके आओ बेटा, एनओसी। उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको गारंटी दो कि ठीक है हमारा अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज भी हो गया ना, हम आपको पैसा पे बैक करेंगे। पता है बेटा क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा अच्छा मुझे बताओ, मुंबई का कोर्ट अलग है और पुणे कोर्ट अलग है ना। अब जब कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई से पुणे चली जाएगी या पुणे से मुंबई आ जाएगी, तो क्या पुणे वाले मुंबई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, क्या मुंबई वाले पुणे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, नहीं ना। इसी वजह से किससे पूछना पड़ता है भैया, क्रेडिटर से। उनका क्या चाहिए अपन को, एनओसी। समझा। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या लिखा है, द कंफर्मेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर शैल बी कम्युनिकेटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। ध्यान से, जिस दिन आरडी को तुमने भेजा, आरडी 30 दिनों के अंदर में तुझे कंफर्मेशन लेटर दे देगा, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है। आरडी ने जो भी कंफर्मेशन लेटर तुझे दिया, इस बात की जानकारी किसको देनी है, आरओसी को। कितने दिन में, विद इन 60 days। जिस दिन आरडी का कंफर्मेशन आया उसके 60 days में किसको बता दोगे, आरओसी को। आरओसी को जिस दिन ये बात पता चली वो 30 days के अंदर में रजिस्टर कर देगा। ध्यान से, आरडी का कंफर्मेशन आ गया लेकिन आरओसी ने रजिस्टर नहीं किया, खत्म बेटा, चेंज नहीं हो सकता। अब 3 अलग अलग बातें बहुत जोरदार। क्या बोला मैंने, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, पहले प्लेस डिसाइड कर लो, उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर से क्या पास करवा लो, एसआर। जब एसआर हो जाए तो अब आरडी को अप्लाई करना है ना। जिस दिन तू आरडी को अप्लाई करने वाला है उससे 30 दिन पहले क्या निकालेगा, पब्लिक नोटिस, लोगों का ओपिनियन लेगा, और साथ में क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर जो भी डेटर है उन सबका एनओसी चाहिए अपन को। उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई उनके पैसे की रिकवरी में, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरडी को जब तूने अप्लाई किया, आरडी 30 दिन के अंदर में बता देगा एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जिस दिन आरडी का एक्सेप्टेड आ गया, अब उस एक्सेप्टेड की जानकारी किसको देनी है, आरओसी को। कितने दिनों के अंदर में, 60 days के अंदर में। जब तुमने आरओसी को 60 दिनों के अंदर में बता दिया तो आरओसी उस चीज को रजिस्टर कर देगा अपने रिकॉर्ड में 30 days में। जब तक आरओसी ने रजिस्टर नहीं किया रिकॉर्ड में, तब तक तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस वैलिड नहीं माना जाएगा। याद रहेगा, पक्का, कोई डाउट। अच्छा, आरडी का जो ऑर्डर आएगा किसको भेजना है, आरओसी को। कितने दिनों में, 60 days। कौन से फॉर्म में, INC 28। कौन से फॉर्म में, INC 28। तो फॉर्म नंबर रट्टा मारो। INC 23 में किसने भेजा, किसको, कंपनी ने आरडी को। कितने दिनों में, किधर भी कोई टाइम लिखा हुआ है नालायक। वो क्या बोला, जिस दिन भी तू आरडी के पास जा रहा है उससे 30 days पहले सिर्फ क्या निकाल दे, तो आरडी के लिए कोई टाइम नहीं है। अच्छा, आरडी को जब भेजेगा तो 23, तो आरडी कितने दिन में रिप्लाई करेगा, 30 days में। जिस दिन आरडी का रिप्लाई आया उसके बाद किसको बताएगा, आरओसी को। कितने दिन में, 60 days में। कौन से फॉर्म नंबर में, INC 28 में। जब INC 28 में तूने आरओसी को बता दिया तो आरओसी कितने दिन में रजिस्टर कर देगा, 30 days में। बताओ, क्या ऐसा करने से मेमोरेंडम पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, आरओसी को एक और फॉर्म भेजना पड़ेगा ना, कौन सा, एक फॉर्म छूट रहा है, 22। वो तो 100% भेजना पड़ेगा ना, INC 22। याद हो गया, पक्का। चलो अब चौथा ध्यान से देखो, स्टेट चेंज हो रहा है। छोटी बताना कोई भी एग्जांपल, स्टेट चेंज हो रहा है। कहीं पे भी चले जाओ सर, किधर जाऊं, मुंबई से दिल्ली, स्टेट चेंज हो रहा सर। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है।
और कुछ और कुछ सर अरे मुंबई से वो ले लो ना, कर्नाटक वो ले लो, टेरिटरी नहीं समझेगा। ठीक है बेटा, मेरा बहुत दुख हर्ट हुआ मुझे, मुंबई से कर्नाटका, ठीक है, सॉरी मुंबई से कर्नाटका। अभी ठीक कुछ ध्यान से बेटा, अगर अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, एक स्टेट से क्या जा रहे हैं बेटा, दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो लॉ मेकर ने क्या बोला, अब क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर होगा। ठीक है, चलो अब सोच के बताओ, क्या ऐसा करने से किसका किसका राइट इफेक्ट हो सकता है, बता दो। सबका, किसका, हमारा मेंबर का, क्रेडिटर का। ठीक है, अच्छा बताओ, क्या इसका भी प्रोविजन सेम पॉइंट नंबर 3 की तरह होगा या कुछ चेंज होगा? एमओए तो ऑल्टर होगा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रोसीजरल कंप्लायंस में कोई चेंज होगा? जैसे वहां पे क्या था, आरओसी से पूछना था, फिर आरडी को भेजना था, आरडी से कंफर्मेशन लेना था, फिर उसके बाद चेंज होता था। क्या यहां पे भी सेम वही सिचुएशन होगा? एक बात बताओ, महाराष्ट्र कौन से आरडी में आता है, कौन से रीजन के आरडी में आता है महाराष्ट्र? अच्छा ये बताओ पहले, कितने आरडी हैं इंडिया में? 7। नाम बता दो 7 के, कौन कौन से? नॉर्थ का नोएडा, साउथ का चेन्नई, ईस्ट का कलकत्ता, वेस्ट का महाराष्ट्र। शर्म करो ना, लाइक महाराष्ट्र में बोल बैठ के बंगाल बोल रहा है। वेस्ट का महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट शिलोंग, नॉर्थ वेस्ट अहमदाबाद, साउथ ईस्ट हैदराबाद। अब एक बात मुझे बताओ, तुम मुंबई से अगर दिल्ली जा रहे हो, मतलब वेस्ट के आरडी से नॉर्थ के आरडी में, भैया इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा आरडी को। कौन सा फॉर्म? अगेन सेम, INC 23, ठीक है, और फिर आरडी कंफर्मेशन देगा तो किसको? INC 28 सेम, और फिर आरडी क्या करेगा, उसको रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा, और इससे तुम्हारा मेमोरेंडम भी क्या होगा, ऑल्टर होगा। एक बार मुझे बताओ, मेमोरेंडम ऑल्टर होगा, अब क्या मेमोरेंडम की कॉपी आरओसी को फाइल करूं? यस भाई, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम उसको फाइल करना पड़ेगा ना, तभी तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। क्या बताओ, MGT 14 लगेगा? यस भैया, अभी तो पूरा स्टेट चेंज कर रहा, अभी तो शेयर होल्डर का राइट और इफेक्ट होगा, तो MGT 14 लगेगा। क्या INC 22 जाएगा? हाँ सर, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा, पिन कोड चेंज हो रहा, सब कुछ चेंज हो रहा, तो अब तो INC 22 भी जाएगा विदिन 30 डेज। आई बातें समझ में? चारों बातें क्लियर? चलो एक बार पूरा रिकैप करते हैं। सेकंड क्लॉज के कितने पिलर्स हैं? 4। पहला क्या बोल रहा है, स्टेट चेंज होगा? नहीं। सिटी टाउन विलेज चेंज होगा? नहीं। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्लेस ऑफ एड्रेस, तो सिर्फ बोर्ड की परमिशन और INC 22, करेक्ट है। अच्छा, दूसरे में स्टेट चेंज हो रहा है? नहीं। सिटी टाउन विलेज चेंज हो रहा है? हाँ। क्या आरओसी का जुरिडिक्शन चेंज हो रहा है? नहीं। ठीक है, अब यहां पे क्या लगेगा, SR। अच्छा एक चीज बताना भूल गया था, ये जो SR पास होगा ना, ये पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होगा। कब? जब तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर 200 से ज्यादा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 200 से ज्यादा है। बताओ पोस्टल बैलेट कौन से सेक्शन में अपन ने पढ़ा था? सेक्शन छोड़ो, कौन से चैप्टर में पोस्टल बैलेट दे रखा है? वेरी गुड, जनरल मीटिंग। सेक्शन है 110 किसको डील करता है बेटा? पोस्टल बैलेट को। तो वहां पे लिखा हुआ था कुछ ट्रांजैक्शंस पोस्टल बैलेट के थ्रू होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस पोस्टल बैलेट के लिए हो, और वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर कंपनी का शेयर होल्डर 200 से कम है तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, OR के लिए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, SR पास कर रहे हैं ना, तो पोस्टल बैलेट लगेगा कब? जब मेंबर 200 से ज्यादा होंगे। INC 22 जाएगा? यस। MGT 14 जाएगा? यस। क्या RD से पूछना है? नहीं। तीसरे क्लॉज में स्टेट चेंज हो रहा? नहीं। सिटी टाउन विलेज चेंज हो रहा? यस। आरओसी चेंज हो रहा? यस। अब ध्यान से, यहां पे जो SR पास होगा इसके लिए पोस्टल बैलेट नहीं चाहिए, लेकिन सेकंड वाले के लिए पोस्टल बैलेट चाहिए था। क्लियर है? दूसरा SR पास होगा? यस। कौन से फॉर्म में RD को अप्लाई करेंगे? 23। RD का कंफर्मेशन किसको भेजेंगे? आरओसी को। 28 में 60 डेज में, और RD कितने दिन में रजिस्टर कर देगा? 30 दिन। फिर कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? INC 22। और लास्ट में पूरा का पूरा क्या चेंज हो रहा है बेटा? स्टेट। सेम कंप्लायंस जो पॉइंट नंबर 3 का था। दिक्कत? तो 2 क्लॉज को हमने ऑल्टर करना सीख लिया। कौन कौन से क्लॉज? नेम क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। कोई दिक्कत? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना ऐसा पॉसिबल है या नहीं।
महाराष्ट्र से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ, तो मुंबई गवर्नमेंट मुझे क्या बोल रही है कि सर मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम चले जाओगे तो हमारे स्टेट रेवेन्यू का नुकसान होगा, हमारे स्टेट रेवेन्यू का क्या होगा? नुकसान होगा। क्या ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल सकती है? नहीं बोल सकती है ना भैया, स्टेट रेवेन्यू का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं बोल सकती भाई। क्यों? नो डाउट स्टेट रेवेन्यू का नुकसान होगा, लेकिन यही पैसा कौन से स्टेट को जाएगा? दूसरे स्टेट को। अल्टीमेटली पैसा किसके खजाने में जाएगा? सेंट्रल के खजाने में। तो फिर दिक्कत क्या है भाई? समझा? इसी का एक केस है बेटा, याद कर लेना। नेक्स्ट पेज पे केस लॉ दे रखा, मिनरीवा मिल्स लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए थर्ड क्लॉज आते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना है। किसको ऑल्टर करना है? ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना है। चलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए सिंपल प्रोविजन है बेटा, एसआर पास होगा। क्या पास होगा? एसआर। और एसआर की कॉपी किसको फाइल करेंगे? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? एमजीटी 14। कितने दिनों के अंदर में? विद इन 30 डेज। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने से क्या और कुछ इंप्लीकेशन आएगा? नहीं आएगा ना? मुबारक हो। नेम चेंज करना पड़ेगा सर, अगर ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा चेंज हो रहा है तो नेम चेंज होगा। ठीक है, और कोई इंप्लीकेशन आएगा? सोचो टेक्निकली क्या? लोगो कौन से लोगो? ओ बेटा, ऑब्जेक्ट जब चेंज होगा तो एक बात मुझे बताओ, मान लो सोमेश जो है ऑब्जेक्ट देख के पैसा लगाया था, उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पसंद है, ऑब्जेक्ट देख के पैसा लगाया। लेकिन अगर मान लो कंपनी ऑब्जेक्ट चेंज करिए तो सोमेश पूछेगा ना भैया मेरे पैसे का क्या? समझा? तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? क्रेडिटर से। एनओसी लेके आ भैया तू। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर का यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा? राइट, क्योंकि क्रेडिटर ने पैसा उस ऑब्जेक्ट पे लगाया था और तुम क्या चेंज कर रहे हो बेटा? ऑब्जेक्ट चेंज करो। मैंने पेज नंबर 94 पे देखो लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलो एक सवाल पूछता हूं, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करने के लिए क्या चाहिए? एसआर। एसआर में 75% लोगों कहाँ होगा? एक बात मुझे बताओ, व्हाट अबाउट 25%? क्या 25% ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि नहीं हम तो चेंज नहीं होने देंगे? लगा सकते हैं। लॉ मेकर ने बोला यस, यही एक कंसेप्ट है जो मैंने पढ़ा रखा था सीएस वाले बच्चों को। क्या? माइनॉरिटी राइट्स, याद आ रहा? वर्सेस मेजॉरिटी पावर। तो यहां पे किसकी सुनी जाएगी? माइनॉरिटी की। ठीक है, कौन सा केस था? फॉस वर्सेस हार्बोटल। याद आ रहा? पक्का? चलिए खत्म हो गया बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब आते हैं बेटा लाइबिलिटी क्लॉज। चौथा क्लॉज कौन सा होता है? लाइबिलिटी। बताओ क्या लाइबिलिटी क्लॉज ऑल्टर हो सकता है? तो अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले आंसर इज नो, लाइबिलिटी क्लॉज ऑल्टर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, साक्षी को मैंने दिए 10 रुपए, मांग रहा हूं 100 रुपए, आपको क्या लगता है देगी वो मुझे? देगी विथ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने किसी को दिए हैं 10 रुपए, मैं उसे 100 रुपए मांगूंगा तो क्या मुझे देगा? नहीं। इसलिए लॉ मेकर क्या बोल रहा है? लाइबिलिटी क्लॉज ऑल्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑल्टर करना भी है बढ़ाओ मत, कम करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शुभम को दिए 10 रुपए और मैं क्या बोल रहा हूँ? शुभम वापस करना ओनली 1 रुपए। वो तो गले लगा के वापस करेगा भाई, अमित सर ले लो 1 रुपए चाहिए ना, ले लो। क्यों भाई? राइट अफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये बोलूं कि सर 10 रुपए दिए है 100 रुपए वापस करो, देगा वो? कभी नहीं। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? जनरली बेटा लाइबिलिटी क्लॉज ऑल्टर नहीं होता, लेकिन अगर तू करना चाहता है तो कम कर सकता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सोच के आंसर देना बेटा, देखता हूं किसका माइंड कितना काम करता है। लिमिटेड कंपनी को अनलिमिटेड बना दूं। अब मैं देख लाइबिलिटी चेंज नहीं कर रहा, मैं कंपनी कन्वर्ट कर रहा हूं, लिमिटेड से अनलिमिटेड। कैसे चेंज हो जाएगी? शेयर होल्डर की लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी। अभी तक उतरी नहीं ना होली वाली।
साक्षी ने सही बोला भैया, लिमिटेड से अनलिमिटेड। लिमिटेड से अनलिमिटेड हो रही है, ऑब्वियसली सी बात है लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेटा सोच मत, ऐसा मत सोच, हो ही नहीं सकता ये। अच्छा, अनलिमिटेड से लिमिटेड हो सकता है। चलो बताओ, लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कितने टाइप की थी? लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कितने टाइप की थी? दो। वेरी गुड, आगे और? हाँ आगे, हाँ आगे तो बोलो, दो के बाद आगे। करेक्ट भैया, याद करो पूरा चित्रहार समझाया था। लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड के फर्दर दो पार्ट, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी के फर्दर दो पार्ट, गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल, गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। सोच के बताओ, लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी में कन्वर्ट हो सकता है? लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी में, या गारंटी शेयर्स में? नहीं, 50% है, 50%। हाँ यही एग्जाम में लिख के आएंगे। 50% मैं बोल रही हूं ना, 50% आप सोच लो। हाँ ओ भाई, ऐसा हो सकता है। सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं भाई, लाइबिलिटी बढ़ा मत, कम जितना करना करो चलेगा, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ नहीं सकती। करेक्ट है। चलो अब इसके हम अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे भैया। आ जाओ पेज नंबर 94 पे, हम सबको पीडीएफ भेजा है बेटा। पेज नंबर 94 देखो क्या लिखा हुआ। पहला पॉइंट, जनरली लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, हाउएवर सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द सम अदर क्लास। बोला कन्वर्जन पॉसिबल है दूसरे क्लास में। If an unlimited company gets converted into limited or vice versa, the liability of member will be changed and thereby leading to the alteration of liability clause। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड से लिमिटेड कर सकते हैं, लिमिटेड से अनलिमिटेड नहीं कर सकते। क्लियर है। चलिए 27 जुलाई 2016 को इसके रिगार्डिंग बेटा दो अमेंडमेंट्स आए। ठीक है, सबसे पहला रूल नंबर 37 देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इनटू लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। समझा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत पूछता है। लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी को, कौन सी कंपनी को बेटा, अनलिमिटेड कंपनी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। ठीक है, सबसे पहला ये लिखा हुआ है, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। तो देखो क्या लिखा है, जब भी कोई कंपनी ऐसा करना चाहती है तो सबसे पहला कंडीशन, उसका नेटवर्थ निगेटिव नहीं होना चाहिए। नेटवर्थ निगेटिव नहीं होना चाहिए। नेटवर्थ का मतलब, नेटवर्थ का मतलब नेटवर्थ, लॉ मेकर बनोगे। नेटवर्थ का मतलब सीएस वालों से उम्मीद कर सकता हूं, लेकिन सीएमए वाले क्यों भाई, तुम क्यों चुप हो? नेटवर्थ, टर्नओवर, तो सेल का मतलब प्रॉफिट। और सीएस वाले बच्चों को ही बता रखा था बेटा, एसेट माइनस लाइबिलिटी। शर्म करो ना लाइको। नेटवर्थ का मतलब क्या, एसेट माइनस लाइबिलिटी। याद करो जब मैंने म्यूचुअल फंड पढ़ाया था, याद आ रहा? देखो पहला क्या लिखा हुआ, नेटवर्थ क्या होना, क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग, कंपनी का एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए स्ट्राइक ऑफ के लिए। कंपनी का एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए किसके लिए बेटा, स्ट्राइक ऑफ के लिए। द कंपनी इज इन डिफॉल्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं कर रखा है किसका बेटा, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कंपनी का पिटीशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए वाइंडिंग अप के लिए। और लास्ट क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैज नॉट रिसीव अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर्स ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का अगर कोई अनपेड कॉल ड्यू है तो वो 6 महीने तक उसका ड्यू रिसीव नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन हो गई तो अनलिमिटेड कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कब कब अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अच्छा, अब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका प्रोसीजर क्या है? पहला, एसआर पास करो, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, जिस दिन तूने एसआर पास किया उसके 7 डेज के अंदर अंदर में INC 27A तुझे पब्लिक नोटिस निकालना है। कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। इसके बाद उसी फॉर्म की एक कॉपी भेज देनी है कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी को, जैसे सेबी हो गया, MCA हो गया। ठीक है, इन सबको आप भेज दीजिए।
इन लोगों को 21 डेज का टाइम दीजिए कि अपना अपना कमेंट पास करो कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद जब इनका कमेंट आ जाएगा, अब उस कमेंट को अटैच करके आरओसी को एक चिट्ठी लिखिए विद इन 45 डेज। आरओसी को क्या भेजना है बेटा? 45 डेज। लेकिन 45 डेज कहां से काउंट करना है? एसआर से। मतलब 21 डेज जो है वो 45 में इंक्लूड है। अच्छा, जब आप आरओसी को लेटर भेजोगे तो ये डॉक्यूमेंट्स याद रखना कंप्लाई होनी चाहिए। पहला, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। एक बात मुझे बताओ, हमने क्या पास किया था? एसआर ना। तो आरओसी क्या बोलेगा? ठीक है, जनरल मीटिंग का नोटिस का एक कॉपी भेज मुझे जरा, देखो तूने जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा था भी या नहीं, मीटिंग हुई है भी या नहीं, वो क्रॉस वेरीफाई करेगा। साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग। अच्छा, हमने क्या बोला था? न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है ना। चल उस न्यूज़पेपर के पब्लिशिंग का कटिंग पेपर भेज। तूने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था या नहीं, या मुझे झूठ बोल रहा है कि हमने परमिशन ले ली? समझा? नेक्स्ट, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल भेजना है। डिक्लेरेशन, उसके ऊपर डिक्लेरेशन साइन होगा किसका बेटा? मैनेजिंग डायरेक्टर का, 2 डायरेक्टर का। देखो 2 डायरेक्टर का, और अगर एमडी है तो एमडी होना चाहिए, और साथ में कंपनी सेक्रेटरी का। करेक्ट है? आगे, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर के लिस्ट भेजो। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, हमारी कंपनी अभी सॉल्वेंट है। इसके बाद कंपनी सेल ऑल्सो ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर। नो ऑब्जेक्शन चाहिए बेटा सेक्टरल रेगुलेटर से, और नो ऑब्जेक्शन चाहिए सिक्योर्ड क्रेडिटर से। इन सब चीजों को आपको अटैच करना। जब आप अटैच करके भेज दोगे, आरओसी सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपको क्या ग्रांट कर देगा बेटा? ऑर्डर। क्या ग्रांट कर देगा आपको? ऑर्डर। लेकिन ध्यान से, ऑर्डर मिलने के बाद 1 साल तक 2 प्रोविजन आपको लगातार कंप्लाई करने हैं। पहला, कंपनी सेल नॉट चेंज इट्स नेम विद इन 1 ईयर। कन्वर्जन होने के बाद 1 साल तक नेम चेंज मत करना। और दूसरा, डिविडेंड तब तक डिक्लेयर मत करना जब तक कि तुम पुरानी लायबिलिटी को पे बैक ना कर दो। ठीक है? अब कुछ बातें याद आ रही? डिविडेंड तब तक पे नहीं करना जब तक कि तुम पुरानी लायबिलिटी को पे बैक ना कर दो। कुछ बातें याद आ रही? एक चैप्टर की डिविडेंड चैप्टर याद करो, जिसमें मैंने सेक्शन नंबर 127 पढ़ाया था, और क्या बताया था कि सर अगर 30 डेज में तूने डिविडेंड पेड नहीं किया तो 127 की पेनल्टी है, कंपनी को इंटरेस्ट लग जाएगा 18% का, और ऑफिसर डिफॉल्ट जेल जाएंगे, और प्लस 1000 रुपए पर डे का फाइन लगेगा। लेकिन याद है उसे 5 सिचुएशन बताया था कि 5 केसेस में फाइन नहीं लगता। उसमें एक लिखा हुआ था कि अगर किसी लॉ के कारण से मना हुआ है, तो बताओ ये क्या था? लॉ के कारण ही है ना? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पक्का भूलोगे? अब याद करो, उस दिन जब मैंने लेक्चर लिया था तो क्या बताया था भैया? जब मैं ऑल्ट्रेशन वाला चैप्टर लूंगा तो इस बात को लिंक करके दिखाऊंगा। आज वो दिन आ गया। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो ध्यान से बेटा इसको सम अप करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी में कन्वर्ट करें। बताओ कब कब नहीं हो सकता? नेटवर्थ निगेटिव होगा तो, स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए पेंडिंग है तो, वाइंडिंग अप के लिए पेंडिंग है, 6 महीने तक तुमने कॉल्स नहीं पे किए तो नहीं हो सकता। अच्छा, करने का प्रोसीजर क्या है? एसआर पास करो। ठीक है, एसआर की कॉपी भेजो MGT 14, आरओसी को विद इन 30 डेज। इसके बाद क्या है बेटा? ILC 27 में विद इन 7 डेज, 27A में, 27A ही है ना? हाँ, उसमें आपको क्या निकालना है? पब्लिक नोटिस। ठीक है, और कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर। और साथ में रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजना है, 21 डेज का उनको टाइम देना है। 21 डेज में वो लोग रिप्लाई करेंगे। अब एसआर से 45 डेज के अंदर में आरओसी को अप्लाई करना है। साथ में क्या क्या भेजना है? जनरल मीटिंग कब हुआ था उसका कॉपी ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और साथ में कौन से न्यूज़पेपर में तुमने पब्लिश किया था उसकी कटिंग चाहिए मुझे, और फिर एसेट एंड लायबिलिटी का रिकॉर्ड चाहिए। देन उसके साथ ऑडिटर की सर्टिफिकेट चाहिए, क्रेडिटर का रिकॉर्ड चाहिए। ये सारा चीज जब आप फाइल करोगे, आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो आपको क्या ग्रांट कर देगा? सर्टिफिकेट। करेक्ट है? 11B में किस में ग्रांट करेगा? 11B में। मुझे बताओ कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में मिलता है? INC कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में मिलता है? MGT तो में बेटा है ही नहीं इनकॉर्पोरेशन का। वेरी गुड। INC 11 क्या मिला है बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो यहाँ पे जब कन्वर्जन होगा किसमें? अनलिमिटेड से लिमिटेड, तो क्या मिलेगा? 11B। याद रहेगा क्या मिलेगा? 11B।
सॉरी 11B नहीं बेटा, 11A। क्या मिलेगा? 11A। अभी आ जाओ उसके नीचे, रूल नंबर 39। ये क्या बोलता है? कन्वर्जन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इनटू लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहला क्या लिखा है? सेक्शन 8 कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। सेक्शन 8 कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? एनपीओ। वेरी गुड। दूसरा, कंपनी सीकिंग कन्वर्जन शैल हैव अ शेयर कैपिटल इक्वल टू द गारंटी अमाउंट। तीसरा, एसआर पास करोगे, एमजीटी 14 फाइल करोगे और फिर आईएनसी 27 में रजिस्ट्रार को इंटीमेट करोगे और ऑल्टर्ड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल फाइल करोगे। आरओसी आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट। कौन से फॉर्म में? आईएनसी 11B में। देखो 11 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, 11A में अनलिमिटेड जब लिमिटेड में कन्वर्ट होता है तब मिलेगा, और 11B लिमिटेड बाय शेयर्स, सॉरी गारंटी किस में कन्वर्ट हो रही है? शेयर्स में, तो 11B मिलेगा। 3 फॉर्म हो गए इनकॉर्पोरेशन के, 11, 11A और 11B। 11 कब? नॉर्मली। 11A कब? अनलिमिटेड से लिमिटेड। और 11B कब? लिमिटेड बाय गारंटी से लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर? पक्का? खत्म हो गया बेटा लाइबिलिटी क्लॉज को कैसे ऑल्टर किया जाता है। 11A जब लिमिटेड बाय अनलिमिटेड से लिमिटेड, अनलिमिटेड से लिमिटेड, चले? याद हो रही बातें? सर इतना कंफ्यूजन चैप्टर कैसे याद रखें? मेन सरदर्दी इस चैप्टर का क्या है? फॉर्म नंबर, डेट, टाइम। और ऐसे चैप्टर जो होते हैं ना एग्जामिनर के लिए बहुत ही प्यार होता है उनको ऐसे चैप्टर से। इतना प्यार होता है कि सारा प्यार वो आपके ऊपर लुटाते हैं। समझ में आया? चलिए आ जाइए बेटा, नेक्स्ट आते हैं ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। 5वां क्लॉज कौन सा था? कैपिटल क्लॉज। बताइए, कैपिटल क्लॉज के रिगार्डिंग अपन ने एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है। कैपिटल क्लॉज के रिगार्डिंग एक टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। पढ़ा था बायबैक के साथ, याद आ रही कुछ बातें? बायबैक पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ कैपिटल पढ़ा था। सेक्शन कौन सा था रिडक्शन का? वेरी गुड, सेक्शन नंबर 66। और 61 बेटा किसका है? ऑल्टरेशन का। 61 किसका है? ऑल्टरेशन का। चलो अभी देखता हूं मॉर्निंग की बातें किसको याद है। कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन? OR। वेरी गुड। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं। SR नहीं, SH7 किसको? ROC को विद इन 30 डेज। SH7 किसको? ROC को कितने दिनों में? विद इन 30 डेज। ठीक है, चलिए जल्दी से बताओ, शेयर कैपिटल वाला दिन याद करो जब अपन ने शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था। सबसे पहला कैपिटल कौन सा होता है? ऑथराइज। इसका दूसरा नाम नॉमिनल। तीसरा नाम वेरी गुड रजिस्टर्ड कैपिटल। इसके नीचे कौन सा? इशूड कैपिटल। इसके नीचे सब्सक्राइब। इसके नीचे पहले कॉल्ड हुआ नहीं, पहले पेड। अब बेटा इसकी 2 बातें होंगे, सब्सक्राइब में कॉल्ड और अनकॉल्ड, और कॉल्ड में पेड और अनपेड। कुछ बातें समझ में आ रही? सबके सब कैपिटल है। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑथराइज की। किसकी बात? क्या करूं उसका मैं? अरे ऊपर करो इसका विंग्स कर दो भाई ऊपर। हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज कैपिटल की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑथराइज कैपिटल। चलो कोई हीरा मुझे ये बता दे, ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? क्या बोला? क्या बोला? करेक्ट। कंपनी अपने लाइफ टाइम तक कितना पैसा लगा सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। अब हम क्या करने वाले बेटा? ऑथराइज कैपिटल को ऑल्टर करने वाले। ध्यान से, ऑल्टर करने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? OR और साथ में SH7 फाइल करेंगे ROC को। अच्छा, ऑल्टर करने के बेटा टोटल 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5 तरीके। चलो एक एक तरीकों को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला तरीका तो बहुत ही सिंपल, जो मुझे सबसे पहले याद हुआ था, SR पास करके। कैसे भाई? SR पास करके। कैसे? SR पास करके हम ऑथराइज, SR पास करके, SR पास करके।
SR पास करके, भैया SR तो लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या लगता है, OR लगता है। सिर्फ क्या लगता है बेटा, OR। ठीक है, अब ध्यान से कैसे करेंगे सुनना। हम OR पास करके, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, OR पास करके हम कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, कैपिटल क्लॉज को हम इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज। ऑथराइज कैपिटल को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। समझ में आया? तो पहला बहुत ही सिंपल है, हम ऑथराइज कैपिटल को क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखो। मान लो 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, बेटा इधर 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 फोकस करो। 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 कितना हुआ, 10,000 हुआ। अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं तो 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, 10,000 ही होगा। कोई फर्क पड़ा? गहराइयों में देखो सर, फेस वैल्यू बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहा है। सोमेश रोने लगेगा, वो क्या बोलेगा, भाई मेरे पहले कितने शेयर्स थे, 1000, अभी तूने कितने कर दिए, 100। कल मेरा EPS था, मान लो EPS मेरा 3 था, तो 1000 इंटू 3, 3000 का डिविडेंड मिलेगा। अब कितना मिलेगा, 100 इंटू 3, 300 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। आ रही है बातें समझ में? तो देखो, जब हम इसको पता क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कंसोलिडेशन। यानी जब हम डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, फेस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा। पता लॉ मेकर क्या बोल रहा है, ये करना भी कैपिटल क्लॉज का ऑल्टरेशन है, लेकिन ऐसा करने से शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट हो रहा है। क्या इफेक्ट हो रहा है, डिविडेंड राइट और वोटिंग राइट में क्या होगा, अफेक्शन होगा। तो NCLT क्या बोलता है, ठीक है भैया तू कर, तू बिंदास कर, लेकिन सोमेश को जितना प्रॉमिस तूने कर रखा था उसमें चेंज मत करियो। मतलब 3000 मिलना चाहिए उसको, 100 शेयर, हाँ 100 शेयर्स पे भी, और वोटिंग राइट भी उसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर अफेक्ट होगा तो सोमेश कहां चला जाएगा अपना दुख लेते हुए, NCLT के पास। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो बातें यहां समझ में आ गई पक्का। चलो अब तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना और बताना इसमें ऐसा हो सकता है नहीं। तीसरा ध्यान से सुनो, 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 कितना हुआ, 1 लाख। 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 कितना हुआ, 1 लाख। अब बताओ, ऐसा करके कैपिटल क्लॉज ऑल्टर हो सकता है? हाँ सर, ऐसा करके भी कैपिटल क्लॉज ऑल्टर हो सकता है, लेकिन मुझे बताओ इसमें मेंबर का कोई राइट इफेक्ट हो रहा, इवन राइट बेटर हो रहा है। राइट क्या हो रहा है बेटा, बेटर हो रहा है। इसको बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं, सब डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सब डिवीजन। तो देखो 3 तरीका समझ में आ गया, पहला OR पास करके, दूसरा कंसोलिडेट करके, लेकिन राइट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इफेक्ट हुआ तो कहां चला जाऊंगा मैं, NCLT पे। और चौथा, तीसरा सब डिवीजन करके। सब डिवीजन में कोई राइट इफेक्ट होगा नहीं सर, कोई राइट इफेक्ट नहीं होगा सब डिवीजन में, कोई दिक्कत। चलो अब आजा बेटा चौथे पॉइंट पे, ध्यान से सुनो। हम शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं और वाइसी वर्सा। शेयर्स को स्टॉक में और स्टॉक को शेयर्स में। बोला ये भी कैपिटल क्लॉज का क्या है बेटा, ऑल्टरेशन है। ये भी कैपिटल क्लॉज का क्या है, ऑल्टरेशन है। कोई दिक्कत, पक्का? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो अब लास्ट पॉइंट बेटा ध्यान से सुनना। लास्ट पॉइंट देखो मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर E बेटा, बाय कैंसिलिंग द शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन अप or agreed to be taken up and diminishing the amount of its shares capital by the amount the shares cancelled। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, कैंसिलिंग द शेयर्स। कौन सा शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं बेटा, which have not been taken up। पेज नंबर है बेटा 98 का सबसे टॉप 5वां पॉइंट, कैंसिलिंग द शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन अप। इसका मतलब क्या है, जो पैसा मैंने आपसे अभी तक मंगाया नहीं है, अभी मुझे नीड भी नहीं है, ठीक है, जब नीड पड़ेगा तो मैं आपसे मंगा लूंगा। इसको पता है क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग ऑफ कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिमिनिशिंग ऑफ कैपिटल, नॉट द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो ये 5 तरीके जिससे आप क्या कर सकते हो बेटा, कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर कर सकते हो। चलो बोलो, पहला तरीका OR पास करके SH7 ऑथराइज कैपिटल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। दूसरा तरीका कंसोलिडेट करके, लेकिन कंसोलिडेट जब भी करेंगे वोटिंग राइट पे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कहां चले जाएंगे अगर वोटिंग राइट पे फर्क हुआ तो, NCLT के पास। तीसरा तरीका सब डिवीजन करके,
ठीक है, इसमें वोटिंग राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन ही बेटर हो जाता है। चौथा तरीका, शेयर्स को स्टॉक, स्टॉक को शेयर्स में। एंड लास्ट तरीका बेटा, जो शेयर्स मैंने मंगाए ही नहीं उसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग ऑफ कैपिटल, नॉट द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। याद रहेगा? चलिए, पांचों क्लॉज का ऑल्ट्रेशन सीख गए। जल्दी से बताओ छठा क्लॉज क्या होता है? एसोसिएशन क्लॉज। क्या लिखा होता है एसोसिएशन क्लॉज में? नेम किसका? अमित महतो का? नहीं लिखते, क्यों लिखेंगे वो? क्या लिखेंगे? तू बोल रहा जल्दी बताओ, छठे क्लॉज में क्या लिखा होता है? एसोसिएशन क्लॉज में क्या लिखा होता है? ऐसा लग रहा है नलायक को पहली बार बातें सुन रहे हो। ओ भाइयों, एसोसिएशन क्लॉज में प्रमोटर्स के नाम लिखे होते हैं, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने अपने नोट्स में छठे क्लॉज की जिक्र किया क्या? बिल्कुल भी नहीं किया ना? इसका मतलब क्या, लिखना भूल गया? भैया एसोसिएशन क्लॉज ऑल्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं ऑल्टर होता? मैं बोल रहा हूं एसोसिएशन क्लॉज ऑल्टर। करेक्ट आंसर बेटा। भैया एक बात बता, रतन टाटा जी की कंपनी को सोमेश ने खरीद ली, प्रमोटर तो रतन टाटा जी ही कहलाएंगे ना, या सोमेश थोड़ी कहलाएगा भाई सोमेश ने प्रमोट किया है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का मुझे बताओ, जगुआर को लिया रतन टाटा जी ने, करेक्ट है? क्या जगुआर के प्रमोटर चेंज हो जाएंगे? नहीं। लैंड रोवर का प्रमोटर चेंज हो जाएगा? नहीं। एप्पल को मान लो कल के दिन शुभम ने खरीद लिया, तो भाई एक बात मुझे बताओ, क्या उसका वो प्रमोटर चेंज हो जाएगा? नहीं। लोग कैसे बोलेंगे एप्पल को चप्पल लेने? नालायक। ओ भाई बातें समझ में आ रही हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो छठा क्लॉज बेटा कभी ऑल्टर नहीं होता। सर कंपनी का मर्जर हो जाए तो, अमलगमेशन हो जाए तो, कुछ भी हो जाए बेटा, छठा क्लॉज ऑल्टर नहीं होगा। अच्छा, सातवां क्लॉज किसके लिए था? ओपीसी के लिए। क्या वो ऑल्टर हो सकता है? एक ही तो हो सकता है ना भाई। नॉमिनी में किसी को चेंज कर रहा हूं, जल्दी बताओ इसको चेंज करने का हमने तरीका पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में। क्या तरीका था नॉमिनी क्लॉज को ऑल्टर करने का तरीका? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोमेश को नॉमिनी अपॉइंट किया, सोमेश बोल रहा सर मैं अब जा रहा हूं, तो जाने वाले को थोड़ी रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। शुभम को मैंने पूछा शुभम मेरा नॉमिनी बनेगा? बोलता हाँ सर बनूंगा ना। तो भैया अब मुझे शुभम के बारे में इंटीमेशन देना पड़ेगा, किसको? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? सबसे पहले शुभम से पूछना पड़ेगा आईएनसी 3 में, और इस बात की जानकारी आरओसी को आईएनसी 4 में। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे आप लोगों को दोबारा से सब पढ़ाना पड़ेगा? सब भूल चुके हो नालायक। याद रहेगा? नॉमिनी क्लॉज को चेंज करने के लिए आईएनसी 3 और आईएनसी 4 लगता है। आईएनसी 3 में क्या कंसेंट लेंगे, आईएनसी 4 में बताएंगे किसको? आरओसी को। इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में जाओगे ये सब लिखा होगा। आरओसी को बताना है, इंटीमेशन देना है। हमेशा याद रखना, नॉमिनी को जब भी छेड़ोगे 2 फॉर्म लगेगा, 3 और 4, जब भी छेड़ोगे। हो गया? मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन सीख गए। चलिए बताइए मेमोरेंडम के कितने क्लॉज? 5। पहला क्लॉज 6। पहला क्लॉज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ओपीसी के लिए 7वां सक्सेशन क्लॉज। याद हो गया? पक्का? अभिषेक पीछे पीछे। नेम क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए जनरली क्या लगता है? ओआर या एसआर? एसआर। कौन सा फॉर्म फाइल होगा? एमजीटी 14। चलो बेटा लास्ट टॉपिक सीख रहे हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये नहीं पढ़ना है। कौन सा? ना इतना। नेक्स्ट रीड कर लेना। नेक्स्ट आजा भाई, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमेशा याद रखना, आर्टिकल को छोटे से छोटे काम के लिए ऑल्टर करोगे एसआर लगेगा, ठीक है? लेकिन एक केस ऐसा है जहां पे एसआर तो लगेगा, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पूछना पड़ेगा।
एसआर तो लगेगा, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्या करना पड़ेगा बेटा, पूछना पड़ेगा। और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है एनसीएलटी। समझा मैंने क्या बोला? आर्टिकल को हमेशा ऑल्टर करने के लिए क्या लगता है, एसआर। क्या हमेशा क्या लगता है, एसआर। मैं क्या बोल रहा हूं, एसआर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक केस ऐसा है जहां पे एनसीएलटी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, सुनना, मुझे बताओ प्राइवेट कंपनी में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं? शेयर्स ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन होता है, मेंबर्स और पब्लिक इशू नहीं ला सकता। क्या ऐसा प्राइवेट कंपनी पब्लिक में होता है? नहीं, ऐसा पब्लिक में नहीं होता ना। तो सुनना, अगर तेरी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में वो 3 रिस्ट्रिक्शन लिखा होगा, अभी वो हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान ले पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, अभी ऐड करना पड़ेगा। तो जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा बेटा, पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, आर्टिकल ऑल्टर होगा। अब वो 3 रिस्ट्रिक्शन ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए एनसीएलटी की परमिशन है, लेकिन रिमूव करने के लिए एनसीएलटी की परमिशन नहीं है। तो अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, लेकिन अगर प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो ओनली एसआर। याद रहेगा? पक्का? चलिए अब ध्यान से एक बात समझना, जब भी तुम आर्टिकल को ऑल्टर करोगे 5 बातें याद रखना। सबसे पहला, आर्टिकल कभी भी मेमोरेंडम को एक्सीड नहीं करेगी, समझा? दूसरा, आर्टिकल कंपनी एक्ट के विद इन होगी। तीसरा, ऑल्ट्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड टू द कंपनी एज ए होल। चौथा, द ऑल्टर्ड आर्टिकल मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एंड लास्ट, और आर्टिकल को कभी ऐसे ऑल्टर मत करना जिसमें तुम ये बोल रहे हो कि मेंबर को हम जब चाहे तब निकाल दें, मेंबर को हम जब चाहे तब निकाल दें, ऐसा नॉट पॉसिबल। ये 5 चीजों का ख्याल रखना जब भी आप क्या करोगे, आर्टिकल को ऑल्टर करोगे। ये एज इट इज क्वेश्चन बेटा पूछ लेता 5 मार्क्स में कि आर्टिकल को ऑल्टर करने टाइम में किन किन बातों का खासा ध्यान रखना है। याद रहेगा? पक्का? इसी के साथ बेटा हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक बात मुझे बताओ, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, सबसे पहला इंप्लीकेशन किस पे जाएगा, नेम क्लॉज पे। अगर नेम पूरा चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट भी होगा ना। तो एक बात मुझे बताओ, क्या उसके लिए अलग से प्रोविजन होगा, यही चैप्टर अप्लाई होगा? यही चैप्टर अप्लाई होगा ना, क्योंकि बेटा तुम एक कंपनी को दूसरे कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, यही सारी लॉ की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी ना, कि नेम चेंज करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है कैपिटल बढ़ाना पड़े। ठीक है, तो इसलिए आगे वाला चैप्टर में पढ़ाने वाला नहीं हूँ, कन्वर्जन ऑफ वन कंपनी इनटू अनदर कंपनी, वो खुद से रीड करना है, समझा? क्योंकि उसके ऊपर सेम यही प्रोविजन लगेगा जो ऑल्ट्रेशन का है। 4 पेज या 5 पेज मैंने लिखा हुआ है, सेम वही प्रोविजन है। याद रहेगा? पक्का? चलिए बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म।